हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम कुमार बेस्ट स्टडी विथ गौतम में आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग सचिवालय के जो तैयारी प्रारंभ किए हैं उसी के तहत जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसी को लेकर मैं आप लोगों के समक्ष आ रहा हूं। तो उसी क्रम में आज हम लोग एक हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो देखिएगा आप लोग, इससे क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं और इसमें कन्फ्यूजन भी बहुत ज़्यादा होता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये टॉपिक एक बहुत ही सरल ही अंदाज में, बहुत ही आसान भाषा में मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा और उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत ही आसानी से समझ में आ भी जाएगा। क्योंकि एग्ज़ाम का जो डेट है उस एग्ज़ाम के डेट पर ही एग्ज़ाम होने की संभावना हो चुकी है। एडमिट कार्ड जारी होने वाला है और 23 दिसंबर एंड 24 दिसंबर को लेकर के आप लोग की तैयारी बहुत ही बढ़िया ढंग से चल रही होगी। तो आइए हम लोग चलते हैं, उस टॉपिक को देखते हैं जहाँ से क्वेश्चन इस बार पूछने की प्रबल संभावना है। तो टॉपिक है, देखिएगा आप लोग, मौर्य पूर्व काल, यानी लगभग 600 बीसी से लेकर 400 बीसी के काल के बीच का हम लोग को पढ़ना है। मतलब जब वैदिक काल समाप्त होता है यानी 1500 से लेकर के 600 ईस्वी बीसी तक, 1500 से 600 बीसी यानी ईसा पूर्व तक वैदिक काल चलता है। पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक 600 बीसी में टोटल वैदिक काल समाप्त हो जाता है। तो 600 बीसी से लगभग 400 बीसी तक यानी मौर्य पूर्व काल, यानी मौर्य काल आने के पहले, जब मौर्य काल प्रारंभ होता है चंद्रगुप्त मौर्य से, तो उसके पहले का जो पीरियड है यानी वैदिक काल और मौर्य काल के बीच का जो समय है वो मौर्य पूर्व काल कहा जाता है। तो उसी के बीच का में जो भी शासक हुए हैं, जैसे महाजनपद काल हुआ, विभिन्न विदेशी आक्रमण हुए, जैसे ईरानी आक्रमण, यूनानी आक्रमण, उसमें मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे हम लोग कि कौन कौन से महत्वपूर्ण शासक हुए, कौन कौन से वंश हुए, जैसे हर्यक वंश, नंद वंश, नाग वंश, उन वंशों को पढ़ेंगे। उसमें जो शासक है उनके बारे में कुछ देखेंगे हम लोग। राजधानी के बारे में पढ़ेंगे, महाजनपद के बारे में भी पढ़ेंगे, उनकी राजधानी कहाँ थी, कितने महाजनपद थे। तो इन सारी बातों को हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे और उसमें देखेंगे क्वेश्चन कैसे बन रहा है। तो चलिए हम लोग चलते हैं। मौर्य पूर्व काल 600 बीसी से 400 बीसी, इसको दो पार्ट में कर देते हैं। पहला महाजनपद और दूसरा है विदेशी आक्रमण। पहले महाजनपद के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद विदेशी आक्रमण हम लोग सेकेंड पार्ट में देखेंगे। तो महाजनपद की संख्या कितनी है? 16। पहले इस बात को ध्यान देना है कि पूरे भारतवर्ष में महाजनपद की संख्या 16 थी। इसका उल्लेख दो जगह किया गया है। इसका उल्लेख दो ग्रंथों में किया गया है। एक भगवती सूत्र है जो जैन ग्रंथ है, एक अंगुत्तर निकाय है जो बौद्ध ग्रंथ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है। एक भगवती सूत्र, एक अंगुत्तर निकाय, एक जैन ग्रंथ, एक बौद्ध ग्रंथ। अब हम लोग चलते हैं कि जो 16 महाजनपद है उस महाजनपद का नाम और उनकी राजधानी, और वो महाजनपद आज जो राज्य है वो किस राज्य में वो महाजनपद पड़ रहा है उसको हम लोग देखेंगे। तो देखिए, बिहार में 3 महाजनपद, अंग, मगध और वज्जी। उसके बाद यूपी में है, एमपी में है। तो पहले बिहार देख लेते हैं। बिहार में अंग महाजनपद की राजधानी चंपा, मतलब महाजनपद का नाम इधर है और राजधानी इधर है। आप लोग को 16 महाजनपद का नाम और उसकी राजधानी कंठस्थ याद होनी चाहिए। तो देखिए, अंग की राजधानी चंपा, मगध बिहार में है, इसकी राजधानी गिरिव्रज या राजगिरी, गिरिव्रज कहिए, ये राजगिरी के बात की है, और पाटलिपुत्र भी। वज्जी बिहार में है, इसकी राजधानी वैशाली। काशी यूपी में है। अब देखिए यहाँ से यूपी प्रारंभ होता है। ये था 3 बिहार में और 7 जो था यूपी में था। तो भी पूछ देता है कभी कभी कि महाजनपद बिहार में कितने थे, तो 3, और उत्तर प्रदेश में 7। तो देखिए, उत्तर प्रदेश हम चलते हैं तो काशी राजधानी वाराणसी, कौशल श्रावस्ती, मल यूपी में है, इसकी 2 राजधानी कुशीनगर और पावापुरी। कुरु यूपी में है, इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ जो आजकल दिल्ली का क्षेत्र है। सूरसेन यूपी में है, इसकी राजधानी मथुरा। चेदी यूपी में है, इसकी राजधानी शक्तिमती। पंचाल भी यूपी में है, इसकी 2 राजधानी, एक अक्षत्र और एक कामपिल्ल। वत्स जो कि यूपी में है, इसकी राजधानी कौशाम्बी। कौशाम्बी आजकल जो इलाहाबाद का क्षेत्र है वो कौशाम्बी कहलाता था पहले। उसके बाद अब चलते अवंती, ये मध्य प्रदेश में है। 7 यूपी में, 3 बिहार में, 1 मध्य प्रदेश में नहीं। अवंती यानी मलबा का जो क्षेत्र है, आजकल मलबा का जो क्षेत्र देखेंगे आप लोग मध्य प्रदेश में, मलबा का जो एरिया है वो उस समय अवंती कहलाता था। इसकी 2 राजधानी उज्जैन और महिष्मती। राजस्थान में एक है मत्स्य, इसकी राजधानी विराटनगर। उसके बाद अस्मक जो आंध्र प्रदेश में है, मतलब दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद। पूछता है क्वेश्चन कि दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद कौन है, तो अस्मक।
इसकी राजधानी पोटली, जो गोदावरी के अगल बगल का क्षेत्र था वो पोटली कहलाता था। उसके बाद उत्तर पश्चिम क्षेत्र में दो है, कंधार और कम्बोज। भारत के जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र है, जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो एरिया है, वहाँ पर दो महाजनपद था, एक कम्बोज था और एक गंधार था। गंधार की राजधानी तक्षशिला और कम्बोज की राजधानी हाटक या राजपुर। ये था 16 महाजनपद और उनकी राजधानी। इन 16 महाजनपद में हम लोग को मगध महाजनपद के बारे में डिटेल से पढ़ना है। 16 महाजनपद में केवल मगध महाजनपद के बारे में डिटेल से पढ़ना है। और इसमें एक और फैक्ट है कि 16 महाजनपद में दो महाजनपद 16 महाजनपद में दो महाजनपद में गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। ये भी याद रखना है। गणतंत्र, लोकतंत्र, राजतंत्र, ये आप लोग पॉलिटी में पढ़े होंगे, आप लोग भली बात इस बात को समझ रहे होंगे, इस शब्द के बारे में आप लोग को समझ में आता होगा। तो दो जो महाजनपद था उसमें गणतंत्र व्यवस्था थी। वो दो महाजनपद कौन कौन था? वज्जी और मल्ल, ये भी याद रखना है। वज्जी और मल्ल, ये दो महाजनपद में गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। उसके बाद क्या देखते हैं हम लोग, यहाँ पर देखिए, मगध के विभिन्न शासकों द्वारा भिन्न भिन्न महाजनपद मगध में मिलाए गए जो निम्न है। मतलब मगध के जितने भी राजा हुए, यानी हर्यक वंश हो या शिशुनाग वंश हो या नंद वंश, जितने भी वहाँ के वंश में जो भी राजा हुए, उन्होंने 16 महाजनपद में से कौन कौन से महाजनपद को अपने क्षेत्र में मिलाया। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, तो इसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए, पहले जो थे बिंबिसार, ये हर्यक वंश के थे, इन्होंने अंग को मिलाया। अंग महाजनपद को पूछता है कि अंग महाजनपद को किस शासक ने मिलाया मगध में, तो बिंबिसार ने मिलाया। और 3 यहाँ पर महाजनपद है, वैशाली, काशी और मल्ल। इस 3 महाजनपद को अजातशत्रु ने मिलाया, ये भी हर्यक वंश के थे। उसके बाद और 3 महाजनपद है, अवंती, वत्स और कौशल। ये शिशुनाग ने मिलाया, यानी शिशुनाग वंश के थे, शिशुनाग ने ये 3 महाजनपद को शिशुनाग ने मिलाया। और एक और महाजनपद जो उड़ीसा कलिंग है, कलिंग का जो क्षेत्र है उड़ीसा जो आजकल कहलाता है, वो महापद्मनंद, ये नंद वंश के संस्थापक थे, इन्होंने अपने क्षेत्र में मिला लिया। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, इसलिए इसको भी आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसको याद कर लीजिए। उसके बाद हम लोग चलते हैं मगध महाजनपद के बारे में बहुत ही डिटेल से अध्ययन करेंगे। मगध महाजनपद, चूंकि 16 महाजनपद के बारे में उतने क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, इसलिए मगध महाजनपद को इसलिए पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं और जहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसको हम लोग पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तो मगध महाजनपद को 2 पार्ट में बांट लेते हैं। एक प्रमुख वंश, इसको हम लोग देखेंगे, अगले पार्ट में विदेशी आक्रमण देखेंगे, तब तक मगध महाजनपद हम लोग देख लेते हैं। मगध महाजनपद को 2 पार्ट में, मगध महाजनपद में कौन कौन वंश हुए और उन वंश के जो राजा थे उन्होंने अपनी राजधानी कहाँ कहाँ बनाया और कहाँ कहाँ परिवर्तित किया। 2 बातें देखनी है, उस वंश मगध महाजनपद में कौन कौन वंश शासन किए और उन शासकों द्वारा अपनी राजधानी कहाँ कहाँ बनाई गई, तो इसको देखते हैं। तो यहाँ पर 3 शासक, 3 वंश महत्वपूर्ण है। कौन कौन? हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के प्रत्येक शासक ने अपनी राजगद्दी प्राप्त करने के लिए अपने पिता की हत्या की, इसलिए इस वंश को पितृहंता वंश भी कहा गया है। तो हर्यक वंश या पितृहंता वंश, इसका जो शासन काल है इस वंश का 544 से लेकर के 412 बीसी तक, जो कि यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग 600 बीसी से 400 बीसी। 600 बीसी कहने का मतलब कि लगभग 600 बीसी। तो वहीं पर हम लोग देख रहे हैं 544 से 412, शिशुनाग है 412 से 345, नंद वंश है 344 से 322। इसके बाद मौर्य वंश स्टार्ट हो जाता है चंद्रगुप्त मौर्य से। तो यहाँ पर हर्यक वंश में शासक का नाम हम लोग देख सकते हैं। संस्थापक कौन है इसको पहले देखते हैं। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार, इसका उपनाम क्या था? श्रेणिक, याद रखिएगा उपनाम। संस्थापक बिंबिसार। एक शासक का नाम आता है बिंदुसार, इसमें कंफ्यूज ना होइएगा आप लोग, एक बिंबिसार है एक बिंदुसार है। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था और बिंदुसार मौर्य वंश से संबंधित था, संस्थापक नहीं संबंधित था। मौर्य वंश में बिंदुसार एक शासक का नाम आता है और हर्यक वंश में बिंबिसार जो उसका संस्थापक, इसलिए बिंबिसार और बिंदुसार में कंफ्यूज नहीं होना है। बिंबिसार हुआ, उसके बाद बिंबिसार के बाद एक शासक होता है अजातशत्रु, इसका उपनाम है कुणिक, ये है श्रेणिक, ये है कुणिक। उसके बाद तीसरा शासक है उदयन, इसका उपनाम है उदयभद्र। और अंतिम शासक है नागदशक, जो कि हर्यक वंश का अंतिम शासक कहा गया है नागदशक को। इसके बाद हम पढ़ेंगे शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग। दूसरा शासक कलाशोक,
तीसरा शासक नंदीवर्धन जो कि अंतिम शासक था। यहाँ पर देखिए नागदशक और यहाँ पर नंदीवर्धन, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। नागदशक हर्यक वंश का अंतिम शासक और नंदीवर्धन शिशुनाग वंश का अंतिम शासक। उसके बाद नंदवंश, नंदवंश का संस्थापक महापद्मनंद और अंतिम शासक धनानंद, जिसके बारे में आप लोग पढ़े होंगे, सुने होंगे धनानंद। जबकि मौर्य वंश हम लोग पढ़ेंगे वहाँ पर तो धनानंद, चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य, तीनों को हम लोग देखेंगे एक साथ, धनानंद, चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य, क्योंकि तीनों एक दूसरे से संबंधित है, इसलिए इसको हम मौर्य काल में अलग से अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर धनानंद, अब इसमें किसका क्या उपनाम है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर तो बिंबिसार का उपनाम श्रेणिक हो गया, अजातशत्रु का कुणिक हो गया, उदयन का उदयभद्र हो गया। उसके बाद महापद्मनंदी यहाँ पर है, इसका उपनाम क्या है? देखिए उग्रसेन, भार्गव, एकराट, सर्वछत्रांतक, ये महापद्मनंद का उपनाम है। उसके बाद धनानंद, धनानंद का उपनाम क्या है? अग्रमीज और चंद्रमीज। और बिंदुसार, जो कि मैं अभी आप लोग को बताया हूँ बिंबिसार और बिंदुसार, तो बिंदुसार जो कि एक मौर्य शासक था, इसका उपनाम क्या है? सिंहसेन, भद्रसार और अमित्रघात, इसका उपनाम है। अब हम लोग चलते हैं विभिन्न राजधानियाँ, मतलब मगध के जितने भी वंश के शासक हुए अपनी राजधानी, मगध की राजधानी कहाँ बनाई? कोई पाटलिपुत्र बनाया, कोई वैशाली बनाया, कोई राजगृह बनाया। तो देखते हैं कौन शासक कहाँ राजधानी बनाते हैं। तो तीन राजधानी को हम लोग देखेंगे, एक राजगृह, राजगृह को ही राजगीर कहते हैं, एक पाटलिपुत्र और एक वैशाली। तो राजगीर किसकी राजधानी थी? बिंबिसार और अजातशत्रु ने मगध की राजधानी राजगीर बनाई, यानी बिंबिसार और अजातशत्रु। यहाँ पर देख सकते हैं हर्यक वंश का शासक बिंबिसार और अजातशत्रु, इन्होंने कहाँ राजधानी बनाई? राजगीर को। उसके बाद उदयन, उदयन देखिए यहाँ पर है, हर्यक वंश का शासक, तीसरे शासक। इन्होंने क्या किया? मगध की राजधानी राजगीर से हटा करके पाटलिपुत्र बनाया। ये भी क्वेश्चन पूछता है पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? सोन और गंगा नदी के संगम पर पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? तो उदयन ने, यानी उदयभद्र, उदयन को उदयभद्र कहा गया है। तो उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की, राजगीर से राजधानी परिवर्तित करके पाटलिपुत्र बनाया। उसके बाद है वैशाली, तो शिशुनाग ने पाटलिपुत्र के स्थान पर वैशाली को मगध की राजधानी बनाए, यानी शिशुनाग। यहाँ पर देखिए शिशुनाग वंश के संस्थापक, इसने क्या किया कि जो उदयन पाटलिपुत्र राजधानी बनाया था तो पाटलिपुत्र से परिवर्तित कर दिया और वैशाली राजधानी बनाया। उसके बाद देखिए कालाशोक, कालाशोक शिशुनाग वंश का है। इन्होंने क्या किया? वैशाली के स्थान पर पुनः पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। तो अभी आप लोगों ने देखा कि मगध के विभिन्न वंश के विभिन्न शासकों द्वारा अपनी राजधानी कैसे कैसे परिवर्तित करके मगध की राजधानी कहाँ कहाँ की गई, और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन से शासक की कहाँ राजधानी थी। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग चलते हैं, दूसरा जो पार्ट है मौर्य पूर्व काल का, पहला पार्ट हम लोग पढ़ लिए महाजनपद, दूसरा पार्ट है विदेशी आक्रमण। तो हम चलते हैं विदेशी आक्रमण देखते हैं। इसको हम दो पार्ट बांटते हैं, पहले ईरानी आक्रमण और तो यूनानी आक्रमण। कहने का मतलब ये हुआ कि मौर्य पूर्व काल जो हम लोग पढ़ रहे हैं 600 BC से 400 BC के बीच के काल को, उसमें दो आक्रमण महत्वपूर्ण हुए, एक ईरानी आक्रमण और एक यूनानी आक्रमण। भारत पर सबसे पहले ईरानियों ने आक्रमण किया, उसके बाद यूनानियों ने आक्रमण किया। जो हम लोग सिकंदर पढ़ते हैं, सिकंदर का आक्रमण वो एक यूनानी आक्रमण का है, यानी यूरोपियन आक्रमण। यूनानी आक्रमण कहिए या यूरोपियन आक्रमण कहिए, ये बात एक ही हुआ, यानी ईरानी आक्रमण पहले हुआ और यूनानी आक्रमण उसके बाद हुआ। तो ईरानी आक्रमण में दो शासक महत्वपूर्ण हैं। पहला शासक जो है वो साइरस द्वितीय है। भारत पर सबसे पहला विदेशी आक्रमण साइरस द्वितीय करता है, लेकिन साइरस द्वितीय ने भारत पर आक्रमण तो किया लेकिन कोई क्षेत्र विजित नहीं किया, केवल आक्रमण किया और छोड़ दिया। उसके बाद दूसरा आक्रमणकारी का नाम है डेरियस प्रथम, यानी दारा प्रथम। ये आक्रमण किए 516 BC में, यानी देख सकते हैं कि सिकंदर यहाँ पर है, इसका आक्रमण होता है 326 BC में और दारा प्रथम का आक्रमण होता है 516 BC में। तो कहने का मतलब ये हुआ कि भारत पर अगर ये क्वेश्चन पूछे कि भारत पर सर्वप्रथम किस विदेशी आक्रमणकारी ने आक्रमण किया, तो ईरानियों ने। अगर ऑप्शन में ईरानी यूनानी दोनों दिया रहे तो ईरानियों ने, सबसे पहले ईरानियों ने आक्रमण करता है। कब? 516 BC में दारा प्रथम। इसने भारतीय क्षेत्र को जीता और अपने साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया। कहने मतलब ये हुआ कि साइरस द्वितीय तो आक्रमण किया लेकिन कोई साम्राज्य विजित नहीं कर पाया, लेकिन दारा प्रथम ने भारतीय क्षेत्र को जीत करके अपने साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया। इसलिए दारा प्रथम आक्रमणकारी हुआ ईरानी तरफ से,
जो भारतीय क्षेत्र को जीता। बस ईरानी आक्रमण, बस यही 2 पॉइंट पढ़ना है। उसके बाद हम चलते हैं यूनानी आक्रमण में। यूनानी आक्रमण में हम लोग सिकंदर को देखेंगे। तो देखिए, सिकंदर को अलेक्जेंडर द ग्रेट भी कहा गया है। पहली बात, इसका जन्म 356 बीसी, मकदूनिया की गद्दी पर बैठा। कब बैठा? 336 बीसी में, जब इसकी उम्र 20 वर्ष की थी। तब वहाँ के जो मकदूनिया के जो शासक थे, मकदूनिया की गद्दी पर कब बैठा? 336 बीसी में। उसके बाद भारत पर आक्रमण कब किया? 326 बीसी में। जब भारत पर आक्रमण किया, उसमें मगध के जो शासक थे, नंद वंश के, धनानंद थे। तो यहाँ का राजा कौन था? धनानंद। उसके बाद भारत से प्रस्थान, यानी भारत से प्रस्थान कब किया? 325 बीसी में। और मृत्यु कब हुई? 323 बीसी में। इसलिए डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस डेट को आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला पॉइंट है, सिकंदर जो है खैबर दर्रा, ये भी पूछता है कि सिकंदर भारत में किस दर्र से प्रवेश किया? तो खैबर दर्रा, आप लोग ज्योग्राफी में पढ़े होंगे। खैबर दर्रा जो कि भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में है, अफगानिस्तान के क्षेत्र में है, वहां से सिकंदर भारत में प्रवेश करता है। तो उस दर्रे का नाम है खैबर दर्रा। यहां से क्वेश्चन बनता है। उसके बाद है, सिकंदर के आक्रमण के समय 2 राज्य महत्वपूर्ण थे। जब सिकंदर भारत पर आक्रमण किया, उसमें भारत में 2 राज्य, यानी 2 जो क्षेत्र थे, वो सबसे महत्वपूर्ण थे। एक आंभी का राज्य जो तक्षशिला में था, और एक पोरस का राज्य। तो आंभी का राज्य, जो वहाँ का राजा आंभी था, जो तक्षशिला का राजा था, राजा आंभी का राज्य जो तक्षशिला क्षेत्र में था, ये आंभी कहाँ है? सिंधु और झेलम नदी के बीच में है। आप लोग ज्योग्राफी जब मैप पढ़िएगा, उसमें देखिएगा पंच नद के बारे में दिया होगा, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, जो इस तरह से दिया हुआ है। तो सिंधु और झेलम नदी के बीच में जो क्षेत्र है, वो तक्षशिला का क्षेत्र है। तो वहाँ का राजा आंभी था। तो आंभी ने क्या किया? आत्मसमर्पण कर दिया। सिकंदर जैसे ही आक्रमण किया तक्षशिला पर, तो आंभी आत्मसमर्पण कर दिया, और सिकंदर के साथ मिल करके जो भी सिकंदर का अभियान था भारत के विरुद्ध, उसमें उन्होंने सहायता किया। तो आंभी को हम लोग तक्षशिला का राजा कह सकते हैं। और तक्षशिला सिंधु और झेलम नदी के बीच अवस्थित एक क्षेत्र है। तो आंभी वहाँ का राजा था। और दूसरा जो राज्य था, राजा पोरस का जो क्षेत्र था, झेलम और चिनाब नदी के बीच का जो एरिया था, झेलम और चिनाब, यहाँ पर देखिए सिंधु और झेलम है, वहाँ पर है झेलम और चिनाब। तो इस नदी को आप लोग याद कीजिएगा कि सिंधु और झेलम के बीच में जो था आंभी का राज्य, और झेलम और चिनाब के बीच में राजा पोरस का राज्य। तो राजा पोरस ने सिकंदर से एक युद्ध किया। इन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया, इन्होंने युद्ध किया। और युद्ध का वो नाम है हाइडे स्पीच का युद्ध, या बितस्ता का युद्ध, या झेलम का युद्ध। 3 नाम आता है। हाइडे स्पीच, देखिए हाइडे स्पीच, या झेलम, या बितस्ता। 3 में से कोई पूछे तो बितस्ता कहिए, झेलम कहिए, या हाइडे स्पीच का युद्ध कहिए। उसमें पोरस ने सिकंदर से युद्ध किया। भले पोरस ने हार गया, सिकंदर ने पोरस को हराया, लेकिन आत्मसमर्पण तो नहीं किया। इन्होंने युद्ध किया सिकंदर से। तो सिकंदर ने पोरस को हराया। किस युद्ध में? बितस्ता का युद्ध में, या हाइडे स्पीच के युद्ध में, या झेलम के युद्ध में। तो यहाँ पर यूनानी आक्रमण और ईरानी आक्रमण खत्म होता है। और अंत में यहाँ पर एक नोट है, यहाँ पर सिकंदर के गुरु अरस्तु, अरस्तु के गुरु प्लेटो, और प्लेटो के गुरु सुकरात। ये कभी क्वेश्चन पूछ देता है। क्योंकि हम लोग एंशिएंट पढ़ रहे हैं यूनानी आक्रमण संबंधित, तो उसी समय के सारे यहाँ पर जो दार्शनिक है, ये सारे के सारे दार्शनिक हैं। तो एक दूसरे के, सिकंदर के गुरु अरस्तु हैं, अरस्तु के प्लेटो, प्लेटो के सुकरात। तो ये अंत में है। तो अभी आप लोगों ने देखा कि मौर्य पूर्व काल में महाजनपद और विदेशी आक्रमण, इन्हीं से क्वेश्चन बनेंगे और यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछने की प्रबल संभावना है। तो हमको उम्मीद है कि आप लोग को ये टॉपिक बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं पुनः आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा। हाँ, अब ये भी बताइए कि अब कौन कौन सा टॉपिक आप लोगों को चाहिए, चूँकि एग्जाम अब नज़दीक आ चुका है, एग्जाम होने ही वाला है, एडमिट कार्ड जारी होगा। उसको ध्यान में रखते हुए सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो भी हम लोग पढ़ाने का, बताने का प्रयास करेंगे। तो आज का क्लास बस इतना ही। कल फिर हम लोग एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।